people, my name is Raini and today we are going to study International Relations Current Affairs Part 2. We have seen Part 1 of the International Relations Current Affairs, which was of 2023 years. So today we are going to cover the Part 2 of International Relations. Let's see what are the table of content says, what are the topics which we are going to cover in our table of content. मालाबार नॉट जस्ट एन एक्सरसाइज. सो मालाबार जो हमारा एक्सरसाइज है उसमें पहले क्या था ना, इट वॉज ओनली इंडिया एंड यूएस. ओके, ये किस रीजन में है? ये आपका इंडो पैसिफिक रीजन में आपकी एक्सरसाइज होती है. सो पहले मालाबार एक्सरसाइज में ओनली इंडिया एंड यूएस वेर देयर, देन केम योर जापान एंड देन ऑस्ट्रेलिया ऑल्सो केम. के बारे में पढ़ेंगे. फिर ग्लोबल वैल्यू चेन्स के बारे में हम देखेंगे. सुलीना चैनल, ये आपके मैपिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इज इम्पॉर्टेंट. पनामा कैनल अगेन मैपिंग एंड आईआर पॉइंट ऑफ व्यू इज इम्पॉर्टेंट. इंडिया एंड G20, इंडिया एंड G20 से रिलेटेड हमने और भी बहुत सारे टॉपिक्स किए हुए हैं, बट आज भी हम देखने वाले हैं. इंडियाज ग्लोबल सुपर पावर एम्बिशन एंड अपॉर्चुनिटी टू लीड द वर्ल्ड. सो सुपर पावर बनने का जो इंडिया का एम्बिशन है कि अभी हमें थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बननी है, इस तरह से जो भी है ना, हमें देखना होगा कि कैसे हम पूरे वर्ल्ड को जो ये हमारा सपना है सुपर पावर बनने का, क्या ये सपना हम पूरा कर पाएंगे. देखते हैं इसकी फीजिबिलिटी इस आर्टिकल में. सो मालाबार नॉट जस्ट एन एक्सरसाइज, वी विल सी द फर्स्ट टॉपिक which is related to Malabar exercise. The 31st iteration of Malabar multinational exercise is scheduled to take place off the coast of Sydney in August 11 to 21. ठीक है, about exercise Malabar. So it was started in 1992 as a bilateral naval exercise between India and US Navy. The first Malabar exercise in the Bay of Bengal took place in 2007. So पहले ये bilateral exercise था 1992 में स्टूडेंट्स, तभी इंडिया और यूएस के बीच में ही था. बट अब हम देखते हैं जापान हैज बीन इंक्लूडेड इन 2015. Then we see that your Australian Navy has also submitted itself in 2020. So अभी मालाबार जो आपका एक्सरसाइज है, अगर आपसे कोई पूछता है कि मालाबार एक्सरसाइज जो है वो किन के बीच में है, then it will be your ऑस्ट्रेलियन, जापान, इंडिया एंड यूएस के बीच में आपकी मालाबार एक्सरसाइज हो रही है. It takes place annually in the Indian Ocean and Pacific Ocean alternately. So Indian Ocean and Pacific Ocean में ऑल्टरनेटिव वे में ये हो रहा है, और हम ये देखते हैं कि मेनली जो रीजन इसे केटर करने वाला है वो है इंडिया एंड पैसिफिक ओशन ही. अपार्ट फ्रॉम देम अदर ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस, ये आपके मैच द फॉलोइंग के टाइम में आ सकता है. जैसे 1, 2, 3, 4 आपको बोल दिया जाए और यहाँ पर पूछा जाए ये एक्सरसाइज कौन सी कंट्री का है, ये एक्सरसाइज कौन सी कंट्री का है, तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं. सो जो आपका IB समर एक्सरसाइज है, सिम्बेक्स है, सिलेक्स है, ये किसके बीच में है? IB समर आपके है इंडिया, साउथ अफ्रीका एंड ब्राजील के बीच में. सिम्बेक्स इंडिया एंड सिंगापुर. सिलेक इंडिया एंड श्रीलंका. सिलेक इंडिया एंड श्रीलंका. सिम्बेक्स इंडिया एंड सिंगापुर. और IB समर इज बिटवीन इंडिया, साउथ अफ्रीका एंड ब्राजील. तो इस तरह से आप उसको ना क्या कर सकते हो, जो वर्ड्स है ना उसको बाइफर्केट करके देख सकते हो. आपको कंट्रीज के नाम मिल जाएंगे इसमें और इजीली आप फिर इसे रिमेंबर कर सकते हो. हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है, जो हम डिस्कस करने वाले हैं, वो आज हम पढ़ने वाले हैं ग्लोबल वैल्यू चेन के बारे में. सो क्या कंटेक्स्ट है, क्यों पढ़ने वाले हैं हम ये? इन द पास्ट कंपनीज टिपिकली प्रोड्यूस्ड गुड्स प्राइमरी विद इन वन कंट्री. सो क्या होता था ना पहले कि पहली जो कंट्री क्या करती थी, कुछ गुड्स अपनी कंट्री में उगाती थी, कुछ गुड्स दूसरे कंट्री में मैन्युफैक्चर होते थे और फिर इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होते थे. ग्लोबल वैल्यू चेन जो ये आपका है, एक्चुअली ये आपका मेंस टॉपिक है, ठीक है, इसीलिए हम लोग इतना डिटेल में ये पढ़ रहे हैं. सो ग्लोबल वैल्यू चेन प्लेज अ क्रूशियल रोल इन दिस शिफ्ट, इंटीग्रेटिंग द एक्सपर्टीज ऑफ लीड फर्म्स and suppliers of essential components across various production stages
and in multiple offshore location. तो इस तरह से हमने देखा कि जो ग्लोबल वैल्यू चेन है वो ये सब चीजों को कैटर करता है। आपका एक प्रॉपर फर्म होना चाहिए, आपका सप्लाई चेन होना चाहिए, एसेंशियल कंपोनेंट्स, वेरियस प्रोडक्शन स्टेजेस एंड मल्टीपल ऑफशोर लोकेशंस होने चाहिए। क्योंकि ग्लोबल वैल्यू चेन मतलब क्या हुआ, ग्लोबली आप देखोगे आपकी इस कंट्री से उस कंट्री, इंडिया से अफ्रीका, अफ्रीका से साउथ अमेरिका, इस तरह से जो आपका है ये नेटवर्किंग हो जाएगी ग्लोबली, which is called global value chain in short. So global value chains represent the complex network of production and distribution process that span multiple countries and involves various stages of production of goods and services. So इनके केस में क्या है ना कि मल्टीपल कंट्रीज का एक नेटवर्क फॉर्म कर लेते हैं और उस नेटवर्क को फॉर्म करने के बाद जो इनकी प्रोडक्शन होती है वो इजीली डिस्ट्रीब्यूट हो पाएगी। ठीक है, मान लीजिए आपके कंट्री में कोई एक गुड है, हैंडीक्राफ्ट आइटम्स इंडिया में पहले बहुत अच्छे मिलते थे, बिफोर ब्रिटिश एरा handicrafts of India was very famous, and now also handicrafts of India is very famous worldwide, and even our prime minister is making this assured that कि हमारा जो handicraft है वो बहुत ही ज्यादा all over the world पहुंचे। तो अगर हम देखें कि हमारे हैंडीक्राफ्ट्स हैं तो हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, यहाँ पर हमारे आर्टिशंस प्रोडक्शन कर रहे हैं हैंडीक्राफ्ट्स के, बट ये पहुंच बाकी की कंट्रीज में तभी पाएगा व्हेन वी हैव अ ग्लोबल वैल्यू चेन नेटवर्क विद दोज कंट्रीज। सो ये नेटवर्किंग भी बहुत ज्यादा जरूरी है व्हेन इट कम्स टू एक्सपोर्ट्स। की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्लोबल वैल्यू चेन, फ्रैगमेंटेशन ऑफ प्रोडक्शन, सारा प्रोडक्शन एक जगह नहीं हो जाएगा आपका। ऑब्वियसली इस कंट्री में कुछ प्रोडक्शन हो रही है, इस कंट्री में कुछ हो रही है, अमेरिका में कुछ प्रोड्यूस हो रहा है, जापान में कुछ हो रहा है, यूएस में, रशिया में, यूक्रेन में, इंडिया में, श्रीलंका में, एंड देयर विल बी अ नेटवर्क स्टूडेंट्स। ठीक है, देयर विल बी अ नेटवर्क कनेक्टिंग ऑल दीज प्रोडक्ट्स, एंड जो जहां पर जिनका अच्छा है वो वहां से हम कैपिटलाइज कर सकते हैं। इंटरकनेक्टेडनेस, ऑब्वियसली कनेक्टिविटी तो प्राइम गोल है हमारे यहाँ ग्लोबल वैल्यू चेन में। अगर कनेक्टिविटी नहीं होगी तो हम कैसे पता कर पाएंगे कि किस कंट्री के पास कौन सी चीजें प्रोडक्शन हो रही है बल्क में और कौन सी चीजें सस्ती ली जा सकती हैं हमारे कंट्री के द्वारा। मान लीजिए हम ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज जो आपकी गल्फ कंट्रीज हैं उनसे ऑयल लेते हैं, तो वहां पर ज्यादा प्रोडक्शन है इसीलिए हम उनसे ऑयल ले पाते हैं ना। तो इसी तरह से कनेक्टेडनेस इज द मेजर थिंग व्हेन इट कम्स टू ग्लोबल वैल्यू चेन। डाइवर्स पार्टिसिपेशन includes various participation such as suppliers, manufacturers, service providers, distributors. These participation can range from small and medium-sized enterprises to multinational corporations. तो आप देख रहे हो कि अलग अलग तरह के पार्टिसिपेंट्स रहेंगे, आपके कुछ स्मॉल एंटरप्राइजेस से भी रहेंगे, बिग एंटरप्राइजेस से भी रहेंगे, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस भी रहेंगे, इंडिविजुअल सप्लायर्स भी रहेंगे। तो डाइवर्सिफाइड फील्ड रहेगी आपकी। ठीक है, बहुत अलग अलग तरह के फील्ड के लोग रहेंगे यहाँ पर, डाइवर्सिफाइड फील्ड रहेगी। ठीक है, कोऑर्डिनेशन एंड गवर्नेंस, द सक्सेस ऑफ ग्लोबल वैल्यू चेन्स relies on effective coordination and governance mechanism to ensure smooth collaboration among various participants. This can involve contracts, partnership and technological platform. अगर आपके पास सही कोऑर्डिनेशन और गवर्नेंस है तो ऑब्वियसली आपके पार्टनरशिप, आपके कॉन्ट्रैक्ट्स एंड टेक्नोलॉजिकली जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो आप उसको केटर कर सकते हो, आप उसका यूज कर सकते हो। टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच वी नीड। सप्लाई चेन रिस्क भी रहता है। ठीक है, ऑब्वियसली कोई भी अगर आप बिजनेस करने जाओ, ट्रेड करने जाओ तो सप्लाई चेन का रिस्क तो रहता ही है। अब बेनिफिट्स ऑफ ग्लोबल वैल्यू चेन्स, एफिशिएंसी बढ़ जाएगी आपके एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स की, इकोनॉमिक ग्रोथ तो होने ही वाला है आपके कंट्री का, एक्सेस टू मार्केट। ऑब्वियसली मैंने जैसे अभी आपको हैंडीक्राफ्ट का एग्जांपल लिया, उसी तरह से आप इंडिया का टेक्सटाइल का एग्जांपल ले लो। इंडिया का टेक्सटाइल सेक्टर बहुत ही ज्यादा बूम कर रहा है। ठीक है, लेकिन हमें मार्केट भी तो चाहिए ना। तो जब हमें मार्केट चाहिए, एक्सेस टू मार्केट चाहिए, तो हमें इस तरह के ग्लोबल चेन्स के साथ भी नेटवर्किंग करनी पड़ेगी, इनके साथ कनेक्टेड रहना पड़ेगा। Technology transfer. Engaging in global value chains facilitates technology transfer
for participating countries. Collaboration with more technologically advanced partners in the value chain allows the exchange and adoption of advanced technologies, enhancing the capabilities of less technological developed participants. Obviously, लेस डेवलप्ड टेक्नोलॉजिकली पार्टिसिपेंट्स कौन हो जाएंगे आपके, जैसे आपका इंडिया हो गया, ठीक है, इंडिया के साथ आपकी श्रीलंका जुड़ी हुई है, आपके भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, मालदीव्स, ये सब जुड़े हुए हैं, बट ये लोग उतने ज्यादा टेक्नोलॉजिकली डेवलप्ड तो नहीं हुए हैं ना अभी। तो जब इनकी डेवलपमेंट हम देखेंगे, इनकी डेवलपमेंट भी ज्यादा अच्छे से तब हो पाएगी जब ग्लोबल वैल्यू चेन हमारा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करना शुरू करेगा, ठीक है। इंडिया अपने टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर कर सकते हैं अपने नेबरिंग स्टेट्स में, जिससे उनका भी एडवांसमेंट हो जाएगा, और फिर अगर उनका एडवांस, इफ नेबर्स आर हैप्पी एंड वेल्दी, वी विल आल्सो बी हैप्पी एंड हेल्दी। नेबर्स हमारे बीमारू स्टेट्स की जैसे काम नहीं करने चाहिए, ये एक बहुत ही बड़ा हमारा से है। चैलेंजेस ऑफ ग्लोबल वैल्यू चेन, ऑब्वियसली चैलेंजेस तो रहेंगे ही। अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेनिफिट्स, ऑब्वियसली कुछ कंट्रीज इसमें क्या होगी, ज्यादा बेनिफिट उठा पाएगी, कुछ कंट्रीज नहीं उठा पाएगी। मान लीजिए बहुत पुअर कंट्रीज हैं, लो इनकम कंट्रीज हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि जो उनके यहाँ जो रिसोर्सेज है, मान लीजिए आपके बिहार हो गया, और वर्ल्ड वाइड में अगर आप देखो ना तो आपका हो गया अफ्रीकन स्टेट्स, इनके पास रिसोर्स बहुत है, बिहार के पास रिसोर्स बहुत है, अफ्रीका के पास रिसोर्स बहुत है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो अफ्रीका हो गया, या आपका हो गया बिहार, ठीक है, इनके पास रिसोर्स बहुत है, बट ये इसको चैनलाइज नहीं कर पा रहे हैं, है ना। तो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन बेनिफिट्स के कारण ये अपने रिसोर्स को चैनलाइज नहीं कर पाते और वो पुअर ही कहलाते हैं। डिपेंडेंसी एंड वल्नरेबिलिटी, अगेन द सेम थिंग, डिपेंडेंसी ज्यादा बढ़ जाएगी ऐसे कंट्रीज की। लेबर एंड सोशल कंसर्न्स, ऑब्वियसली labor conditions and wages can be contentious issues with global value chain, as some stages of production might occur in regions with lower labor standards. Obviously बहुत सारे lower labor standards हमने देखे हैं बांग्लादेश के केसेस में, और श्रीलंका के केसेस में हमने देखा है कि lower labor standards हैं, वहाँ पर उनको पे भी बहुत कम किया जाता है। तो आप ये भी नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो इतने कम इनकम में बहुत कुछ अच्छा प्रोडक्शन आपको करके दिखा सके। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट भी होता है। फ्रेमवर्क फॉर मैपिंग ग्लोबल वैल्यू चेन्स, the world is currently facing multi-dimensional crises presenting global challenges such as macroeconomic instability, food insecurity, disruption across global value chain। देखिए फूड इनसिक्योरिटी अगर हम बात करें ना तो ये बहुत ही ज्यादा हो रहा है, बहुत सारे कंट्रीज में बहुत सारे आप देखोगे फूड वेस्ट होते हैं, बट उसी तरफ ऑन द अदर हाफ we see there are countries which are very poor and they're not able to feed even their children. So global value chains have grown increasingly complex over time, leading to heightened dependence and vulnerabilities to disruption. To make global value chain conducive to sustainable and inclusive development, कैसे हम लोग ग्लोबल वैल्यू चेन को ज़्यादा से ज़्यादा सस्टेनेबल और इंक्लूसिव डेवलपमेंट की तरफ लेके जा सकते हैं। पार्टिसिपेशन एक्सपेंशन करना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीज को एकजुट होनी पड़ेगी, ग्लोबल वैल्यू चेन को बढ़ाना पड़ेगा। डिस्पैरिटी इन ग्लोबल वैल्यू चेन्स पार्टिसिपेशन, अ सिग्निफिकेंट गैप एग्जिस्ट बिटवीन डेवलपिंग एंड डेवलप्ड कंट्रीज। सो डेवलप्ड कंट्रीज को तो आप देखोगे बहुत अच्छे से कनेक्टेड हैं ग्लोबल वैल्यू चेन से, बट जो आपकी लोअर इनकम कंट्रीज हैं, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, मिडिल इनकम कंट्रीज हैं, वो बहुत अच्छे से आपकी ग्लोबल वैल्यू चेन में कनेक्टेड नहीं है अभी भी। उनका कनेक्टिविटी, उनको कनेक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रमोशन ऑफ ओपन एंड इंक्लूसिव कंडीशन, इट इज एसेंशियल टू प्रमोट ओपन एंड इंक्लूसिव, non-discriminatory, predictable, transparent condition that facilitate sustainable investment. Reviving GVC growth, आप ये देख लेना कैसे करना है। Concentration of supplies and markets, volatility of trade volume and value, upstreaming of industry or product, downstream of industry or product, critical nature of industry, product attribution, ये सब मेन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो आप देख लेना। Now we come to the conclusion part. Global value chain are instrumental in the contemporary global economy, allowing countries and companies to leverage specialization,
technological progress, and international trade for mutual benefits. Despite their advantages, the dynamics of this chain also pose challenges that require attention to foster inclusive and sustainable growth, economic growth. So इस तरह के आपको जो है ना कंक्लूजन पेन के आंसर्स में लिखने हैं जो बहुत ही ज्यादा बैलेंस दिखे हमें। दूसरा टॉपिक जो आज हम करने वाले हैं वो है सुलीना चैनल। ठीक है, आप मैप पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप मैप में इसे मार्क करोगे आज के हमारे डिस्कशन के बाद। सुलीना चैनल कहाँ है हम देखते हैं। ये आप इंडिया यूक्रेन और रशिया के बीच में तो आप जानते हो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। वहां पर एक चल रहा था आपका ब्लैक सी ग्रेन डील। तो इसमें क्या हो गया, यूएस क्या चाहता था कि जो ब्लैक सी पोर्ट है इसको यूक्रेन यूज करके अपने जो ग्रेन्स हैं वो अभी भी सेल कर सके। ठीक है, बट रशिया इसके अगेंस्ट था। तो क्या है, द न्यू element of this new trade route in Sulina Channel connecting major Ukrainian ports through the Danube River। तो पहले क्या था, ब्लैक सी पोर्ट के रास्ते से जाने वाले थे, लेकिन अब ये सुलीना चैनल एक है। ठीक है, सुलीना चैनल जो है ये कनेक्ट करता है आपको डेन्यूबी रिवर को और ब्लैक सी को। तो इससे जो इनका आपका जो ट्रेड रूट है ये अच्छा खासा खुल जाता है फॉर यूक्रेन। अब डेन्यूबी रिवर के बारे में जानते हैं और इसकी सिग्निफिकेंस क्या है। देखिए, डेन्यूबी रिवर ऑलरेडी यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है, पूछा जा चुका भी है और फिर भी पूछा जा सकता है और आगे भी, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा आपका कंटेजियस एरिया हो चुका है बिकॉज ऑफ रशिया एंड यूक्रेन वॉर। द डेन्यूबी रिवर इज द सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर इन यूरोप फॉलोइंग द वोल्गा। सो वोल्गा सबसे ज्यादा आपकी लॉन्गेस्ट रिवर है, उसके बाद आपका डेन्यूबी रिवर है। It plays a crucial historical, economic, and cultural role in the region it traverses. The river originates in the Black Forest region of Germany near the town of Danube-Siegen. It begins as two similar streams. So ये ज़्यादा important नहीं है, आपको ये देखना है कि Danube second longest river है और इसकी location क्या है। Countries pass through कौन-कौन से countries के through ये pass करता है आपका Danube river? जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, स्लोवाकिया, हंगरी, क्रोएशिया, सर्बिया, बल्गेरिया, रोमानिया, मोल्डोव, यूक्रेन। सो ये आपकी इतनी सारी कंट्रीज में आपका डेन्यूबे रिवर जो है ये पास करता है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कहाँ कहाँ से पास करता है। ठीक है, अब सुलीना चैनल के बारे में हम पढ़ते हैं, उसका लोकेशन क्या है। सो सुलीना चैनल इज सिचुएटेड ऑन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ रोमानिया। रोमानिया के आपके ईस्टर्न पार्ट में यहाँ पे, ठीक है, आपका सुलीना चैनल है। जो आपका जो ईस्टर्न पार्ट है यहाँ पर आपका सुलीना चैनल है। इट सर्व्स एज अ क्रूशियल कनेक्शन पॉइंट लिंकिंग द डेन्यूब रिवर एंड द ब्लैक सी। तो आपका ये क्या होता है ना, यहाँ पर है ब्लैक सी और आपके उसको कनेक्ट करता है, ब्लैक सी एंड डेन्यूबे रिवर को आपका ये सुलीना चैनल कनेक्ट करता है। सुलीना चैनल को आपको अच्छे से मैप में लोकेट करना है और ये समझना है कि कैसे डेन्यूबे रिवर और आपका ब्लैक सी कनेक्ट होता है सुलीना चैनल से। सुलीना इज पोजीशन इन द माउथ ऑफ डेन्यूबे रिवर। द सुलीना चैनल इज द प्राइमरी नेविगेशन रूट फॉर शिप्स एंटरिंग ड्यूरिंग द डेन्यूबे रिवर। So what are the challenges in this route? उन्होंने रूट तो बना दिया बट challenges क्या है? Targeting Ukraine ports and grain facilities. Russia have persisted in targeting Ukraine ports and grain facilities along the Danube. रशिया नहीं अलाउ करना चाहता है कि वहां से उनके ग्रेन्स और सारी जो भी चीजें हैं उस पोर्ट से आगे बढ़े। Avoidance of NATO controlled territories. Up to this point, Russia has refrained from attacking territories controlled by NATO. अब यहाँ तक तो वो रुक गया बट आगे वो रुकेगा कि नहीं ये हम देखने वाली बात है। यूक्रेन्स पोर्ट कैपेसिटी। यूक्रेन has not utilized Danube for grain export, relying instead on its rail network and Black Sea port. तो वैसे भी अगर आप देखो तो डेन्यूबे पे बहुत ज्यादा रिलायबल नहीं है हमारा यूक्रेन मेनली आपके ब्लैक सी वाला जो रूट है उनका उसको वो यूज करते हैं फॉर ग्रेन एक्सपोर्ट्स। Congestion on channel. The congestion issues arise due to substantial traffic on the Sulina channel. Boats are experiencing prolonged waiting.
Overall impact, the combined challenges of targeted attacks and infrastructure limitation may have cascading effect on the religion, economic and logistic dynamics. Obviously, आपका सुलीना चैनल एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म था आपके यूक्रेन के लिए कि वो अपने ग्रेन्स को ट्रांसपोर्ट कर सके एक जगह से दूसरी जगह, अपने कंट्री से दूसरे, लेकिन ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो पा रही है क्योंकि रशिया के सैंक्शंस लगे हैं, क्योंकि रशिया नहीं चाहता कि आप यूक्रेन हमारा वहां से एक्सपोर्ट कर सके, यूक्रेन अपने एबिलिटी से काम कर सके, वो नहीं चाहता है रशिया से। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो पनामा कैनल के ऊपर है। देखते हैं हम ये टॉपिक क्या कहता है। इसकी भी मैपिंग आप करके रखोगे अपने, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। द पनामा कैनल हैज रिसेंटली रिस्ट्रिक्टेड डेली ट्रांजिट टू एन एवरेज ऑफ 32 शिप्स ड्यू टू एन ऑनगोइंग एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ ड्रॉट। तो पनामा कैनल में भी बहुत अच्छा खासा ड्रॉट देखने को मिला है और ऑन एन एवरेज डेली बेसिस वो सिर्फ 32 शिप्स को ही अलाउ करेंगे। ये इनका चैलेंज है। अब पनामा कैनल है कहाँ और कैसे कनेक्ट करता है? सो ये कनेक्ट करता है आपका अटलांटिक एंड पैसिफिक ओशन अक्रॉस इस्थमस ऑफ पनामा। It is one of the two most strategic artificial waterway in the world. So पूरे वर्ल्ड में आर्टिफिशियल वाटरवेज में पनामा कैनल आपका वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैनल है। अप्रॉक्सीमेटली 80 किलोमीटर्स लॉन्ग है ये, and this canal was built by United Nations in 1904 and it was officially opened in 1914. So 1914 में आपका पनामा कैनल खुला था। इन्हें एक्चुअली यूनाइटेड स्टेट्स से बनाया गया और ये 80 किलोमीटर लॉन्ग है। ये कुछ फैक्ट्स आपके पनामा कैनल के। It owned and administered by Republic of Panama. Oversight of canal was transferred to the United States to Panama in 1919. The Panama Canal consists of a series of locks that raises and lowers the water level. अब इस्थमस क्या है? देखिए ये तो आपका ज्योग्राफिकल टर्म है इस्थमस, ये तो आपको पता ही होगा। इस्थमस देखिए आपका क्या है ना, एक लैंड मास है जो आपके दो बिगर लैंड मास को कनेक्ट करता है। ठीक है, यह है आपका इस्थमस। यहाँ लैंड मास है, यहाँ लैंड मास है। ये है आपका ओशन, ये है ओशन नहीं बोल सकते तो दो वाटर बॉडीज हैं। ठीक है, ये यहाँ पर कोई वाटर बॉडी है, ये यहाँ पर कोई बिगर वाटर बॉडी है, टू लार्जर वाटर बॉडी, उसको कनेक्ट करता है ये इस्थमस, ये टाइनी थिन लैंड मास। इट इज अ नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड कनेक्टिंग टू लार्ज land masses which is bounded by waters on two sides. The word has its origin from Greek words isthmus, which means neck. Two notable isthmus are the Isthmus of Panama, which separates the continents of North America and South America. ठीक है, यहाँ पर आपका नॉर्थ अमेरिका हो गया और यहाँ पर आपका साउथ अमेरिका हो गया। यहाँ पर है आपका इस्थमस ऑफ पनामा जो नॉर्थ अमेरिका को साउथ अमेरिका से सेपरेट करता है। फिर आता है इस्थमस ऑफ स्विस which divides Africa and Asia. अफ्रीका एंड एशिया को, ये आपका स्विस, यहाँ पर स्विस कनाल है, ये अफ्रीका और एशिया को डिवाइड करता है। यहाँ पर अफ्रीका हो गया, यहाँ पर एशिया हो गया। ठीक है, देखिए जब आप ज्योग्राफी के आंसर्स लिखो ना तो आपको थोड़ा पिक्टोग्राफिक रिप्रेजेंटेशन देना चाहिए। आपको वर्ल्ड मैप की और इंडिया के मैप की प्रैक्टिस करनी होगी जब आप ज्योग्राफी के आंसर्स लिखते हो या आप आईआर के आंसर्स लिखते हो। इसमें आपको बेनिफिट ये होने वाला है कि आंसर्स लिखते समय आपको, अगर आप इस तरह से पिक्टोग्राफिक रिप्रेजेंटेशन देते हो आप किसी भी चीज का वर्ल्ड मैप पे, इंडिया के मैप पे, तो आपको बोथ इन आईआर क्वेश्चंस एंड बोथ इन ज्योग्राफी क्वेश्चंस यू विल बी गेटिंग एक्स्ट्रा बोनस पॉइंट्स which is very beneficial when it comes to your mains competition. India and G20. The G20 summit serves as an intergovernmental forum fostering international economic cooperation. Obviously G20 के बारे में हम जानते हैं। अब G20 के कंट्रीज कौन कौन से हैं, ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आपको बार बार देखने की जरूरत नहीं है, हमने इस टॉपिक को और भी और डिटेल में पढ़ा है। तो G20 में आपकी जो कंट्रीज हैं ये प्रीलिम्स में आ चुका है ऑलरेडी। G20 के कंट्रीज का नाम आपको इसे याद रखना है, ये फ्यूचर में भी आ सकता है। सो नेमली क्या क्या कंट्रीज है G20 में? अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इटली, इंडोनेशिया, Germany, India, Indonesia, Japan, Republic of Korea, Mexico, Russia, Saudi Arabia, South Africa, Turkey, United Kingdom and United States and European Union.
सो 19 कंट्रीज में आपके यूरोपियन यूनियन भी आता है, 19 कंट्रीज और यूरोपियन यूनियन का एडिशन है ये आपका G20। ओके, structuring functioning of G20. G20 operates on the basis of annual meeting of finance ministers and central bank governors with a leader summit held once a year. The G20 consists of two parallel tracks called the finance track and Sherpa tracks. ठीक है, एक शेरपा ट्रैक होता है, एक फाइनेंस ट्रैक होता है। सिग्निफिकेंस ऑफ G20 समिट, डाइवर्स एजेंडा इवोल्यूशन, बहुत अलग अलग तरह के हम देख रहे हैं आजकल एजेंडा ये लेके आ रहे हैं। ठीक है, G20 एजेंडा हैज ब्रॉडन्ड फ्रॉम मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी टू एनकम्पास वेरियस एरियाज ऑफ कॉपरेशन। एग्जाम्पल जो उनका फोकस एरिया होता है G20 का, हम देखते हैं। द हांगुआ समिट 2016 highlight the convergence of conversions of US and China on Paris Agreement. 2018 Argentina summits emphasize fair and sustainable development. 2021 Germany summit addresses issues related to money laundering. So इस तरह से आप देख सकते हो कि कैसे डाइवर्स हम लोग लेके आ रहे हैं। Commitments and initiatives, food security, gender equality. Commitment to collaborative efforts addressing food security, acknowledging initiatives like Black Sea Grain Initiatives. तो ब्लैक सी का जो ग्रेन इनिशिएटिव है जिसमें यूक्रेन अपनी जो ग्रेन्स हैं वो एक्सपोर्ट करना चाहता है, ये इनिशिएटिव भी लिया गया था फूड सिक्योरिटी के तौर पे यहाँ पे। जेंडर इक्वालिटी इज ऑलवेज एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर G20। प्रमोटिंग ग्लोबल बैलेंस ऑफ पावर, मल्टी वर्ल्ड ऑर्डर बनाना चाहते हैं G20 कंट्रीज। ब्रिंगिंग एवरिटीज टुगेदर, क्लाइमेट चेंज इनिशिएटिव्स, ये सब पे भी काफ़ी अच्छे से डिस्कशन होती है। नेटवर्किंग एंड कोलैबोरेशन, ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस रिस्पॉन्स, तो जो कोविड-19 में भी G20 कंट्रीज ने एकजुटता दिखाई थी और साथ में उन्होंने काम किया था। इश्यूज और लिमिटेशन ऑफ G20, अगर हम देखेंगे कि किस तरह के इश्यूज आ रहे हैं तो हमें पता चलेगा। कंसेंसस डिफिकल्टीज, ऑब्वियसली इतनी बड़ी सी बॉडी है स्टूडेंट्स, 19 कंट्रीज, एक पूरा यूरोपियन यूनियन है इसमें, तो कंसेंसस किसी भी एक टॉपिक पे कंसेंसस आना डिफिकल्ट हो जाता है ना जब आपकी टीम मेंबरशिप बढ़ती जाती है। तो फ्रिक्शन ऑन क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज के इशू में भी जो डेवलप कंट्रीज हैं आपकी, जैसे हो गया आपका यूएस, ठीक है, चाइना, ये लोग बहुत ही ज्यादा एडहेरेंस से बात नहीं कर पाते हैं। देन लैक ऑफ परमानेंट सेक्रेटेरिएट, we don't have a permanent secretariat here, non-binding decisions, limited memberships. So आप देख रहे हो जब हम कोई भी डिसीजन ले रहे हैं अगर वो बाइंडिंग नहीं है तो फिर वो डिसीजन लेके क्या फायदा, जब सारी कंट्रीज उसको फॉलो ही नहीं करने वाली है तो फिर ऐसे डिसीजंस लेके भी कोई फायदा नहीं होता। देयर इज लिमिटेड मेंबरशिप, अभी G20 में 19 कंट्रीज हैं, 20th है आपका यूरोपियन यूनियन। इंडियाज G20 प्रेसिडेंटशिप इन 2023। सो इंडिया का हम देखते हैं प्रेसिडेंटशिप हुई थी तो थीम क्या रखा था इंडिया ने, वासुदेव कुटुंबकम और वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, ये टारगेट बनाया था आपके इंडिया ने, यही इनका लोगो था, वासुदेव कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। इंडिया G20 प्रायोरिटीज, इंडिया क्या चाहता है एक्चुअली G20 से और उसने किस किस तरह के एजेंडा को और भी ज्यादा फोकस किया था। ग्रीन डेवलपमेंट, क्लाइमेट फाइनेंस एंड लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, दैट इज लाइफ, ठीक है, ग्रीन डेवलपमेंट, क्लाइमेट फाइनेंस एंड लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। एक्सेलरेटेड इंक्लूसिव एंड रेजिलिएंट ग्रोथ, ये से बहुत सारे आपके ऐसे टर्म्स हैं ना जो आप डायरेक्टली अपने मेंस आंसर्स में लिख सकते हो और ये एक्चुअली में हम मेंस पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं। एक्सेलरेटिंग प्रोग्रेस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन एंड डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को इन्हांस करना है। देखिए इंडिया अभी भी बहुत ज़्यादा जागरूक हो चुका है अपने डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को बेटर बनाने के लिए। मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन फॉर द 21st सेंचुरी, वुमेन लेड डेवलपमेंट, फिर अदर सिग्निफिकेंसेस हम देखते हैं G20 प्रेसिडेंसी की। इंडिया ग्रोइंग इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस, सो हम जो G20 में हैं उससे हमें ये भी फायदा हो रहा है कि अभी ज़्यादा से ज़्यादा कंट्री पहचान रही है हमारे पावर को, ठीक है। इंडियाज लीडरशिप ऑन क्लाइमेट चेंज, इंडियाज फोकस ऑन इंक्लूसिव ग्रोथ, ये सब में इंडिया बढ़ चढ़ के अपना योगदान दे रहा है। बिकमिंग द वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ, इंडियाज रोल इन क्वालिटी हेल्थ केयर,
सो क्वालिटी हेल्थ केयर में भी इंडिया बहुत ज्यादा पाइवटल रोल है। हमने देखा है कि कैसे पैंडेमिक के टाइम में भी इंडिया ने बहुत सारे कंट्रीज को वैक्सीन प्रोवाइड किया था और बहुत सारे कंट्रीज को फ्री मेडिसिन भी प्रोवाइड कर रहा था इंडिया। अब हम देखने वाले हैं इंडिया का जो सपना है सुपर पावर बनने का, उसका जो एम्बिशियस सपना है कि हम 2017 तक नेट जीरो एमिटर बन जाएंगे, हम ग्लोबल थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएंगे। तो ये सब हमारे जो प्रेसिडेंट, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी जी, उनका ये मानना है, उनका ये विजन है। देखते हैं व्हाट इज द कंटेक्स्ट। ड्यूरिंग हिज initial meeting with President Barack Obama, PM Modi articulated his vision of positioning the United Nations as a key partner in facilitating India's ascent in responsible and influential global power. So India कहता है यूएस को कि हम आप पे भरोसा करते हैं। India in world politics. India is not new to playing proactive role in world politics. So India का जो रोल है वो बहुत proactive है। Right from independence, India's leadership has actively pursued an agenda that favored interest of developing or less developed countries. So हमेशा हम देख रहे हैं कि इंडिया लेस डेवलप्ड कंट्रीज या डेवलपिंग कंट्रीज के एजेंडा पे ज्यादा बात कर रहा है। इंडिया टुक अ फॉर्म स्टैंड अगेंस्ट द डोमिनेशंस ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज। बहुत बार इंडिया ने डेवलपिंग कंट्रीज के स्टैंड के लिए बहुत बोला है, whether it was GATT negotiation or non-proliferation treaty. सो नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी में ये बोला गया था डेवलप कंट्रीज के तौर पे कि हमने बना लिया है न्यूक्लियर पावर, लेकिन बाकी के लोग नहीं बना सकते। ये तो गलत बात है। आपने बना लिया न्यूक्लियर पावर, उससे बेनिफिट आप रीच कर रहे हो, बट बाकी के कंट्रीज नहीं कर सकते। तो इस तरह की डिबेट। इंडिया एज अ प्रोटेक्टर ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज, सेम चीज है। फॉर इंस्टेंस मुरली मरन, the Prime Minister conference in the Vajpayee government played a very crucial role in preventing developing countries from pushing through their trade and commercial agencies. So, इस तरह से भी इंडिया ने किया। इंडिया स्मार्ट शिफ्ट इन इट्स अप्रोच, प्रोएक्टिव ग्लोबल रोल। अब इंडिया बहुत अच्छे से प्रोएक्टिवली, अब इंडिया को साइडलाइन नहीं किया जाता है, इंडिया बहुत प्रोएक्टिवली अपना रोल प्ले कर रहा है ग्लोबल पॉलिटिक्स में, और स्ट्रैटेजिकली बहुत अच्छे से अपनी ऑटोनॉमी को यूज करके वो अपने आइडियाज को रख रहा है प्लेटफॉर्म में। Paris Climate Summit and new priorities. The Paris Climate Summit in 2015 provided a crucial platform for India to emphasize evolving priorities. India played a pivotal role in securing climate change deal. So India ये सब चीजों में भी आगे होके अपने कमिटमेंट्स देता है, और इंडिया को देख के फिर दूसरे कंट्रीज भी अपने कमिटमेंट्स दे रहे हैं। पीएम मोदी स्टैंड ऑन जस्टिस। पीएम मोदी का एक बहुत अच्छा रोल है ऑल ओवर द वर्ल्ड, और हमारे जो भी कनेक्टिविटी हम देख रहे हैं इंटरनेशनल फोरम में, उसमें भी। इंट्रोडक्शन ऑफ INDC, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इंडिया का कहना है कि हमें इंटेंटेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस लाने चाहिए। देखिए, एक है एनडीसीज। एनडीसीज क्या है? नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस। और अब हम लाने वाले हैं, इंडिया क्या बोल रहा है? इंटेंटेड नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन। कोई और आपको आके नहीं बताएगा कि आपको क्या क्या टारगेट फुलफिल करना है, आपको खुद से ही अपने टारगेट फुलफिल करने होंगे, इंस्टेड ऑफ कि कोई और आपको आके बोले कि आपके क्या टारगेट्स फुलफिल होने वाले हैं। ग्लोबल सिग्निफिकेंस ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडेमिक। India's prominence on the global stage was further solidified by its response to the COVID-19 pandemic. Economic resilience post COVID-19. Obviously, कोविड-19 के बाद भी इंडिया ने एक बहुत ही अच्छा सुपर पावर की तरह एक्ट किया है। इंडिया ने बहुत सारे कंट्रीज को, नेबरिंग कंट्रीज जैसे बांग्लादेश, श्रीलंका, इनको फ्री वैक्सीनेशन प्रोवाइड किया और मेडिसिन भी बहुत सारे प्रोवाइड किया है। स्ट्रॉन्गर टाइज विद अफ्रीकन नेशन। अभी एजेंडा आगे इंडिया का क्या है कि हमें अफ्रीका के साथ बहुत अच्छे टाइज रखने हैं। इंडिया क्रूशियल रोल इन रशिया यूक्रेन वॉर। फिर आपके इंडिया ने बहुत एक क्रूशियल रोल प्ले किया है रशिया यूक्रेन के साथ जो वॉर चल रहे हैं। देखिए, उसमें क्या है ना, इंडिया का ये कहना है कि ऑल्दो रशिया के साथ हमारे बहुत अच्छे टाइज हैं, बट दिस इज नॉट द टाइम फॉर वॉर। ये कहना था इंडिया का रशिया से। और अभी न्यू ईयर में इंडिया विल प्ले अ वेरी पाइवटल रोल इन एंडिंग द वॉर ऑल्सो। इंडिया का डायरेक्ट मैसेज है रशिया के लिए, दिस इज नॉट द टाइम फॉर वॉर। आपको वॉर अभी नहीं करना चाहिए, ठीक है? अगर आपको लीडरशिप भी चाहिए तो वो वॉर से नहीं हो सकती। अपॉर्चुनिटी टू सेट न्यू एजेंडा फॉर ग्लोबल पब्लिक गुड।
As G20 chair, India has opportunity to set a new agenda before the world's most powerful bloc of nations. So इंडिया जो जब से G20 का चेयरमैन बना है, उसमें भी आप देख रहे हो कि इंडिया अलग अलग तरह के एजेंडाज लेके आ रहा है, उसको फुलफिल करने की कोशिश कर रहा है. वे फॉरवर्ड, इंडिया मस्ट कंटिन्यू टू एक्ट एज अ वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ. अगर इंडिया को एक सुपर पावर बनना है फ्यूचर में और उनका सपना है, तो ग्लोबल साउथ की वॉइस को तो उसको बढ़ाना ही होगा. फोकस ऑन नेबरहुड मस्ट इंक्रीज. नेबरहुड जो है, जो आपके नेबरहुड पॉलिसीज में भी हमने देखा, जो है आपका श्रीलंका हो गया, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, म्यांमार, अफगानिस्तान, इनको इग्नोर नहीं करना होगा, इनके साथ एकजुट होकर काम करनी होगी. अटेंशन इन आसियान IOR मस्ट ग्रो. सो आपका जो इंडियन ओशन रीजन है, इसमें आसियान का अटेंशन बढ़ना चाहिए ताकि आसियान, सार्क, बिमसेट सब मिल के काम कर सकें आपके. इंडिया मस्ट ब्रिंग मोरालिटी डायमेंशन इन न्यू टेक डेवलपमेंट. अब टेक डेवलपमेंट तो हो रहा है, लेकिन उसमें मोरालिटी कैसे आएगा, एथिक्स कैसी आएगी? ठीक है, एथिक्स बहुत ज्यादा जरूरी है जब भी कहीं भी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होता है. अगर मॉरल्स, वैल्यूज, एथिकल वैल्यूज ही नहीं रहेंगे तो आपका टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट भी कहीं ना कहीं आपको, आपके इकोनॉमी को हैम्पर ही कर सकता है. इंडिया मस्ट लीड टू रेगुलेट टेक्नोलॉजीज फॉर ह्यूमैनिटीज फ्यूचर. Conclusion. As the new year dawns, India finds itself in a positive position with leadership role and such as G20 and SCO. This presents an opportunity movement for India to realize its ambition becoming a significant global power. However, challenges, particularly like China to impede India's एस्पिरेशन, मेंटेनिंग टेंशंस अलोंग द बॉर्डर, ये सारी चीजें तो आती ही रहेंगी. बट इंडिया को ये सबको साइड में रख के, इसको अच्छे से केटर करके अपना जो ओवरऑल गोल है, ठीक है, एक सुपर पावर बनने का इन कमिंग डिकेड्स, ये इंडिया कर सकता है, क्योंकि वी हैव सीन अ वेरी पॉजिटिव पोजीशन ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ लीडरशिप व्हेन इट कम्स टू G20 एंड SCO समिट. आज हमारा डिस्कशन इतना ही रहेगा स्टूडेंट्स. नेक्स्ट हम और भी करंट अफेयर्स के साथ आएंगे. Till then, study well. Thank you.